Am I audible to you? Yes, sir. Yeah, okay, fine. So let's have a look at a list of experiments first. So we have done first introduction to MATLAB. Is this screen visible to you? Screen is Yes, sir. visible, right? Okay, okay. Fine. Yes, you all can mark your attendance in the chat box simultaneously. Okay, yeah. So first experiment is done, introduction to MATLAB. Second experiment is done, introduction to Simulink. For these two, you need to prepare a report as well, and you need to submit it. I think I have created submission link as well here somewhere. Let me check. Yes, here it is. Lab report submission, experiment one. So you can submit your file here after completion. So first two experiments you need to submit uh, before next class, before next week. Today we'll be discussing third experiment, which is सर to इसमें analyze लिखेंगे time. क्या? फर्स्ट में एक्चुअली आप इसका सर स्क्रीनशॉट इंक्लूड करेंगे, जो इनिशियली आप लोगों को मैटलैब से रिलेटेड जो भी सिखाया था, लेट्स से ये ओवरऑल उसका डैशबोर्ड से रिलेटेड जो भी था, कंपोनेंट्स हैं, करंट फोल्डर है, उसका क्या रोल है, एडिटर है, सिम्बलिंक है, कमांड विंडो है, वर्क स्पेस है, कमांड हिस्ट्री है, राइट। तो इन सारे बेसिक ब्लॉक्स के फंक्शंस लिखेंगे आप, एज वेल एज स्क्रीनशॉट्स इंक्लूड करेंगे, स्मॉल बिल्कुल बेसिक सा कोई स्मॉल सा एक मैट फाइल भी आप क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे, और उस फाइल को भी आप उसका स्क्रीनशॉट भी आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो। तो इंट्रोडक्शन टू मैटलैब वो होगा। इंट्रोडक्शन टू सिमुलिंक, बेसिकली आप सिमुलिंक ओपन करेंगे, सिमुलिंक लाइब्रेरी में क्या कुछ ऑप्शंस इंक्लूडेड हैं वो सारे डिस्कस करेंगे ब्रीफली, बिल्कुल ब्रीफली। उनमें से यूजफुल मेनली फोकस्ड अपॉन इलेक्ट्रिकल जो जो कंपोनेंट्स हैं, जो भी लाइब्रेरी के ब्लॉक्स हैं, वो डिस्कस करेंगे, और इनके भी स्क्रीनशॉट्स इंक्लूड करेंगे रिपोर्ट में। ठीक है, फर्स्ट टू में तो ऐसे करेंगे। और जिनके पास सिमुलिंक नहीं है, वो सिमुलिंक से रिलेटेड सारी थ्योरी इंक्लूड करेंगे एज ऑफ नाउ। और कॉपी पे फिर आप लोगों को सर्किट ड्रॉ करने पड़ा करेंगे। थर्ड एक्सपेरिमेंट है फॉर एग्जांपल कि आरएलसी सर्किट आपने कॉपी पेन यूज करके ड्रॉ किया, या फिर कोई विजियो सॉफ्टवेयर टाइप से आपने इसका सर्किट क्रिएट किया, और उसकी फाइल उसको आप इंक्लूड करेंगे। ओवरऑल फंक्शनिंग उसकी डिस्कस सर करेंगे, कैसा वेवफॉर्म सर एक्सपेक्टेड है। हाँ, सर वर्ड में लिख के देना है या कॉपी या थी पे पेज पे? ये आपके लिए ऑप्शनल है। ये ऑप्शन एक्चुअली हो सकता है कुछ के पास मे बी फैसिलिटीज ना हो प्रॉपर, तो ये ऑप्शन आप लोगों के लिए ओपन है। आइदर यू कैन टाइप इट एंड सबमिट द फाइल, और यू कैन राइट ऑन अ कॉपी एंड स्कैन इट एंड सबमिट। ठीक है। ओके। और जिसके पास भी मैटलैब की मतलब जो फाइल्स आप क्रिएट करेंगे, तो बेटर रहेगा कि आप लोग थर्ड फोर्थ एक्सपेरिमेंट ऑनवर्ड्स सिमुलिंक का मॉडल भी उसमें इंक्लूड करें, सिमुलिंक का, या फिर जो भी आपका अगर कोडिंग बेस्ड एक्सपेरिमेंट है वो पर्टिकुलर, तो उसका कोड भी आप साथ में, उसका एक कॉपी पेस्ट हो जाता है एक्चुअली कोड भी वर्ड फाइल में। ठीक है, तो जो डॉट डॉc फाइल होगी या डॉट docx फाइल होगी, बेसिकली आप उसमें कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, जिसके पास भी मैटलैब है, मैटलैब नहीं है तो ऑनलाइन मैटलैब में आप कोडिंग वाला पार्ट कर सकते हो, वो सब चीज़ें हैं। आई गेस ज्वाइन हो गए होंगे, स्टिल पीपल आर ज्वाइनिंग। ओके, सो वी वर हियर। आई गेस नाइन्थ एंड टेंथ नाइन्थ एंड टेंथ एक्सपेरिमेंट्स आर also done. Okay, we'll wait for 2 minutes, otherwise ये डिस्टर्बेंस होता रहेगा, बार बार कोई कोई ज्वाइन होगा।
ओके फाइन. सो 9th एंड 10th एक्सपेरिमेंट आई गेस कुंजन मैम ने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए. तो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग थर्ड एक्सपेरिमेंट. It says to analyze time response of RL circuit with first part is L varying and second part is R varying by using MATLAB Simulink. So first of all यहाँ पे दोनों का ऑप्शन है. Either you can use MATLAB coding or you can use Simulink. So this particular experiment can be done in both ways by using MATLAB code as well as by creating a model in Simulink. ठीक है, तो दोनों देखेंगे कि कैसे करना है. बट बिफोर दैट कुछ बेसिक सी चीज़ें इसमें हमें ज़रूरत होगी कोडिंग करते हुए. फॉर एग्जांपल कोई मैट्रिक्स अगर क्रिएट करना है, मैट्रिक्स के डिफरेंट इंडिसेस होंगे, पर्टिकुलर कोई एलिमेंट अगर हमें कॉल करना है, वो सारी चीज़ें हमें पहले से आनी चाहिए. वैसे तो हम बेसिक जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था इंट्रोडक्शन टू मैटलैब उसमें कवर कर चुके हैं. स्टिल ब्रीफली मैं एक बार रिपीट कर दूंगा वो चीज़ें ताकि क्विकली आप लोगों को रिवाइज हो जाए कैसे कोडिंग है, क्या कमांड्स है, कैसे यूज़ करना है ओवरऑल मैटलैब. ठीक है, सो शैल वी स्टार्ट. ओके. So I guess this screen is visible to you, MATLAB screen. Yes, sir. Okay. So before even typing anything here, let's see what we need to do. What this experiment is all about. It says to analyze time response of RL circuit. So we are focusing on series RL circuit basically. So I guess you are already familiar with series RL circuit. So you will be having some source. For an AC circuit, you will be having an AC source, series RL branch. So in any series RL circuit, if it is asking you, you need to analyze its time response. What do you understand by time response? Anyone? आई गेस नेटवर्क में आप लोग ये क्वेश्चंस कर चुके होंगे. अगर नहीं किए तो करोगे इस सेमेस्टर में नेटवर्क सब्जेक्ट में. So basically, for any circuit, if it is asking you about time response, so then you need to basically need to analyze voltage and current. If in any numerical it is asking you find out time response of a particular circuit, that means you need to find out expression of current basically in terms of time in time domain, that is IT. So you need to find IT for this particular circuit and you need to draw that waveform of IT with respect to time के respect में current का behavior कैसा होगा, basically वो आपको यहाँ पे find करना है. Okay. So for this analysis, what will we need? All of you please try to join the meeting within 5 minutes. अदरवाइज फिर काफ़ी डिस्टर्बेंस रहता है बीच में. सो यहाँ पे हमें मैटलैब में अगर इसको कोडिंग के थ्रू ये वाला बेसिकली ये प्रॉब्लम अगर हमें सॉल्व करनी है तो हमें क्या कुछ ज़रूरत होगी. लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल विल नीड अ वेरिएबल आर. उसके कुछ वैल्यू हमें पता होनी चाहिए. फॉर दिस पर्टिकुलर सर्किट विल एज्यूम सम वैल्यू because in MATLAB, if you are creating a variable R, it will be stored as a matrix basically. So for that particular matrix, for that particular variable, you need to assign some value.
I'm assuming 2 ohm as of now. Let's say resistance is 2 ohm and L is uh, any value. L is generally in millihenry range for electrical circuit. So let's take 1 millihenry for this particular case. If you are using an AC source, you'll need to have some frequency 50 hertz. Okay, then you need to know voltage of this voltage source. Let's say 230 volt. Okay, but for complex quantities, I mean, this 230 volt will be AC, so it will be defined in time domain. So it will have some angle as well as some modulus value. It says trying to reconnect. Meeting is going on, right? You guys are getting my voice? Yes, sir. Okay, okay, thank you. Fine. So then next you'll need to know Z of this branch, overall impedance of this branch. So how can you write Z for this branch? Z will be basically R plus J XL, and XL you can find out. How can you find out XL? If you know L inductance, what formula will you use? Hmm? Somebody? Omega L. Yeah, omega L. So omega L can further be written as 2 pi f into L. And if you have created these variables, if you have initiated some value for these variables, okay, you can directly put here 2 pi f, f is 50, L you have taken 1 millihenry. So you know value of XL, you know value of R. So overall impedance is known to you, Z. So how can you calculate current of this branch? That is basically V by Z. Okay. So for further analysis, you'll need to know angle of voltage. That should be known to you. Modulus of voltage should be known to you. And similarly, for current also, angle of current should be known to you. All these quantities will find out by using commands in MATLAB. Similarly, modulus of current should be known to you. We'll use some MATLAB commands to find out these. Okay, once you know all of these, you can easily write instantaneous value of voltage. That will be basically square root 2 into modulus V into, if we are taking sinusoidal curve, sine omega t is nothing but 2 pi ft. So you'll in this way you'll get value of V. If somebody is asking to admit, okay, ठीक है, क्लियर है। आपको बेसिकली डायरेक्टली अगर आपके पास वैल्यूज हो आरएमएस वैल्यू, सो ओवरऑल आपको अगर निकालना है तो √2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट यू कैन गेट पीक वैल्यू ऑफ दिस साइनोसॉइडल वेव। दैट्स व्हाई वी हैव मल्टीप्लाइड इट बाय √2 into RMS value of voltage into sin 2 pi ft. Fine. So next, √2 into modulus of current into sin 2 pi ft minus, what should we write here? Angle of current. Okay. Next, for time response analysis, we need to plot these with respect to time. That's our ultimate aim here. So next, we'll be using some plot commands here to analyze how's the behavior of overall voltage and current. You can see voltage and current with respect to time.
So that's our ultimate goal, to find out this waveform for this particular circuit. So I'm speaking, if I speak in terms of MATLAB, you'll need to initialize some variables first thing. Then you need to know certain commands to find out modulus and angle of these things. Then you need to know syntax, how to write this equation in MATLAB. Basically, simple cross will be replaced by this symbol. Root will be replaced by sqrt, that command, square root of 2. Certain things will change in MATLAB. So let's make a program out of it now. I guess motive is clear here, what we need to do. And in terms of MATLAB, I have already taught to you like how to initiate some variable or how to create a matrix. Okay, so let's start with this program. In that file, we defined L as 1 millihenry. That would be this. R we have initiated as 2 ohm. Then we can initiate frequency variable as 50 hertz. Voltage. Next, you can create some variable, let's say XL. That will be 2 into pi into, either you can directly put value of pi or you can use pi. You can check it if you are having any doubt. Simultaneously, you can check in the command window. So pi, it will print as 3.1416. So pi is predefined variable for MATLAB. So you'll get this 2 pi into, as we have already defined f, so we can use f into L. Okay. After creating XL, next you need to find out Z. Z will be R plus J into XL. Okay. You need to remember this symbol. You cannot directly write a JXL in MATLAB. You need to define this multiplication symbol every time. For example, here you cannot directly write 2 pi. You need to use this multiplication symbol in between. Okay, you have defined Z. Next, you can calculate current. Okay, so this way we'll get overall current, but we need to separate out its modulus and angle. So let's say first variable is angle 1. Sorry. Simultaneously verify. Let's just write here. As I said, you need to put this multiplication symbol. MATLAB won't understand it by default, so you always need to write this symbol. Otherwise, it will give some error. Okay. So if you are having this quantity v is equal to 230, and let's say you want to verify whether this command is right or no or not.
angle will be 0 as we are taking only real part for this quantity. Okay, similarly, after defining here angle V, next we can define mod 1. It will be basically absolute value of voltage. For absolute value of voltage, you can directly use this command ABS. It will give modulus value or absolute value of voltage. After practice, you will start remembering such small commands. Okay, everything is fine so far. Next, you need to find out angle for and then mode of current. Okay, next you need to find out, as we have written here, if you remember, V is equal to square root. For square root, inbuilt MATLAB command is sqrt. Okay, so you need to write in this form sqrt. It will be sqrt of 2. You can verify this command here. If you are having any doubts, just copy paste it in command window and it will show square root of 2. Fine, so it is working. Sqrt 2 into mod 1. We have created this variable mod 1 for absolute value of voltage into sine of 2 into pi into f into t. But so far we have not defined any variable with name t. So we need to have this variable. We need to create this variable t. For for plotting the sinusoidal wave, we need to have some range of it. Minus something. Let's say minus 2 pi to some small value, some small fraction into 2 pi. So what does it represent, this command? A range of t will be from minus 2 pi to 2 pi, but increment interval will be of 0.002. We need to have some small fraction here so that we get more number of samples of sinusoidal wave and it will look more sinusoidal. So that's why we are taking a small fraction here, small incremental fraction here. If you don't write it, by default MATLAB will take it as 1, increment by 1. Okay, let me quickly have a look. So now we have created this variable t. So this command won't show any error. Fine. Next we need to write similar command for current. So I'll change mode to for absolute value of this current. Next we need to write sinusoidal of 2 pi ft minus angle 2. Okay, so that's the expression for current. Next, for plotting this particular, we have created all the variables that we needed. Next we need to use plot command. Some of you might be already familiar with this command. So in plot command, whatever variable you are going to have at x-axis, at horizontal axis, you need to write its name first, that is t, and the variable which we are going to plot on vertical axis, next you need to write its name, so that will be v. Okay,
Next, you can decide on color. For black color, you can use K. For red color, you can use R. That's just for differentiating both the waveforms, waveform of voltage and waveform of current. So we need to plot current with respect to time, and we can, let's say, have it in red color. Next, for better comparison, you can plot these on single figure. For that, you'll need to use hold on. What will it do? Uh, uh, we can see from here. First, this command will run. Say next this, and so on. All the variables will get created, and when it will come here, it will plot voltage curve with respect to time in a figure. Next, it will go to hold on, so it will hold that figure open. It won't close that figure, it will keep it open, and it will plot current waveform in that figure itself. That's why we are using this command hold on. It will keep that figure open on hold. That's why we are using hold on. Okay, so let's try to save this file and run. Before that, somebody is trying to say something. No, okay, that's fine. Uh, Due to that fractional range, it is showing like this. You can zoom upon certain part. Let's select a smaller portion of this curve. Okay, so it's showing voltage waveform as this and current waveform in red. As we have used only 1 millihenry of inductance and 2 ohms of resistance, if you will increase value of inductance, this current will be more lagging in the nature. As you can see here, at zero crossing, uh, let me try to where are grids. Okay, anyways, even now the current waveform is lagging by some angle, but that lag is very small. If we'll increase the value of inductance, then this lag will also increase. And further on, you can include certain commands like idle. Let's say time response of RL circuit, or you can write VI curve for RL circuit. Next, you can also include labels. Let's say on x-axis we have time, so we can write time, and you can include y label as well. On y label, you can write voltage and current and run it again. Select a smaller portion so that you can view this graph with better clarity.
Yes. So title is here time response of RL circuit, Y label voltage and current, and X label time. ठीक है, क्लियर हुआ? इस फिगर को कैसे हमने प्लॉट किया या ओवरऑल एक्सपेरिमेंट हमने कैसे किया? बेसिकली हमें टाइम रिस्पांस फाइंड करना था सीरीज आरएल सर्किट के लिए। तो उसके लिए हमें सीरीज आरएल सर्किट के पैरामीटर्स हमें पता होना चाहिए थे। सो वी डिफाइंड दोज पैरामीटर्स फर्स्ट, then we used this equation, voltage and current equation, to create instantaneous values for voltage and current. For that we needed time, range of time basically. So we created this variable to create a particular range between minus 2 pi to 2 pi. And for these values of time, these will be put here in this equation in line 13. So for each value of time, each value of t, it will calculate some voltage. Okay, over this entire range, it will calculate some voltage, it will calculate some current, and these will be plotted by this command with respect to time. So कुछ क्लियर हुआ कैसे प्लॉट करना है, कैसे करना है बाय कोडिंग? ओके, आयुष सेज यस सर, फाइन। आई गेस बाकियों को अभी भी डाउट है, कुछ समझ नहीं आया क्या? Okay, that's fine. So I'll just quickly go through it once again. So we need to analyze this circuit, RL circuit, series RL circuit. We need to find out time response for this circuit. Whenever some question says you need to have time response, that means you have to analyze that particular circuit in time domain. In networks or in signal in a system, you'll get two options. Either you can solve a particular question in time domain, or you can take its frequency domain. That's much easier to analyze or to calculate by using Laplace transform or Fourier transform or Z transform. Okay, you can take Laplace transform of particular circuit and you can easily quickly solve that circuit and find its a final expression for current. That is also there, but to analyze, whenever it says you need to find out time response, that indirectly means you need to calculate I, expression of I with respect to time, or you can say in time domain you need to calculate circuit current. Okay, so for to calculate the circuit current in MATLAB, we needed to have certain variables first. So we initiated these variables with their values. In this particular case, I have taken randomly these values. You can choose some other value also, the circuit behavior will vary. How it will vary? If you'll increase value of L in the waveform, you'll see that current waveform will start to have more lag. This lag will increase with increase of inductance, obviously. Okay, so that's there. Effect of L you can study by changing its value. Fine. So first part was you can vary the L and you can study time response of RL circuit. Second part is you can vary R and you can study time response of RL circuit. So for this, you can change value of R and you can again plot the circuit and you can analyze the difference between them. Or second option, we can use help of loops. In MATLAB coding, we know how to create loops, so we can go for that. We can create a particular variable. Let's say if we first part says we need to vary L, so L को वेरी करते हैं और उसका इफेक्ट देखते हैं कि सर्किट वेवफॉर्म्स पे क्या आएगा. फाइन, ये करना है अल्टीमेटली हमें. तो L यहाँ पे हमने फिक्स्ड रखा था. L की एक वैल्यू के लिए हमने सर्किट का बिहेवियर प्लॉट कर लिया. दैट्स देयर, वी हैव डन दैट. सो लेट्स से अगर मैटलैब में आपको L की नेक्स्ट वैल्यू, अगर L की वैल्यूज अगर बार बार आपको चेंज करनी है और उनके लिए प्लॉट करना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम? L का एक मैट्रिक्स बना लें. लेट्स से L is equal to 1 2 3 4 5.
इस टाइप से कुछ वेरिएबल वैल्यूज ले ली एक मैट्रिक्स में. इफ आई राइट L of 1, क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे? एंड इफ आई राइट L3, इसका क्या मीनिंग है, क्या वैल्यू आएगी? कैन समबडी टेल? These are basically मैट्रिक्स इंडाइसेस. इंडेक्स है मैट्रिक्स का, एलिमेंट्स का. सो फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है? 1 है L की वैल्यू, so it will be 1. L3 means it is taking third value of this L matrix, so that is 3. क्लियर है? सो अगर अब हमें लूप यूज करना है, लेट्स से वी हैव क्रिएटेड दिस मैट्रिक्स L with certain variable values, and now we need to use a particular loop. So what can we do? We can write for loop I starting with 1 2. Either you can write like end of L की आखिरी वैल्यू तक वो लूप चले, ठीक है. और यहाँ कोडिंग पार्ट में वी कैन राइट L ऑफ आई. सो L की वैल्यू जब 1 होगी तो L की फर्स्ट एंट्री को उठा लेगा, इसको पिक कर लेगा, एंड फर्दर ऑन जो भी कैलकुलेशंस हैं ओमेगा एल से हम निकालना है, तो ओमेगा एल में वो फर्स्ट एंट्री उसकी पिक हो जाएगी और यहाँ पे पुट हो जाएगी. फर्स्ट एंट्री की कोरस्पॉन्डिंग कुछ एक्सएल आएगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग कुछ करंट आएगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग कुछ वोल्टेज की वैल्यू हो जाएगी, उसके कोरस्पॉन्डिंग कुछ करंट की वैल्यू हो जाएगी. क्लियर है? और नेक्स्ट लूप में सेकेंड इटरेशन में आई की वैल्यू 2 होगी. दैट मीन्स एल की सेकेंड एंट्री, एल की सेकेंड एंट्री पे जो भी वैल्यू है वो पिक हो जाएगी और उसके कोरस्पॉन्डिंग सारी कैलकुलेशंस हो जाएंगी. ठीक है. सिमिलरली ये कहाँ तक चलेगा? जब तक कि एल का एंड नहीं आ जाता, लास्ट एंट्री नहीं आ जाती. ठीक है. तो आई क्या है? आई वेरिएबल बेसिकली हम एल के इंडाइसेस एक्सेस करने के लिए यूज कर रहे हैं, ताकि डिफरेंट एंट्रीज उसकी हम उठा लें और वो लूप के थ्रू यूज हो जाए. एक ऑप्शन था कि आप ऐसे यूज कर सकते हो, या फिर और एल्स यू कैन फाइंड आउट साइज ऑफ एल, और as it is only one dimensional, you can find out length of L. There's this command length of L. So length of L in this particular case will result in, let's say if you are defining x is equal to length of L, so x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? 5. कि L नाम के एक मैट्रिक्स की ओवरऑल लेंथ क्या है, मतलब उसमें नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है, दैट इज 5. सो x की वैल्यू आ गई 5. तो अगर आपने इसकी लेंथ फाइंड कर ली, तो यहाँ पे जब आप लूप डिफाइन करोगे फॉर i इज इक्वल टू 1 2, यहाँ यू कैन राइट x. ठीक है. इसका मीनिंग भी एक ही है कि एंड तक चलना है, और यू कैन राइट x इन दिस प्लेस. सो दैट मीन्स आई की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी. कहाँ तक चलेगी? x तक. और x की वैल्यू क्या है? 5 इस पर्टिकुलर केस में. क्लियर है जो मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे? तो जो हमें करना था कि वेरिएबल एल का, एल को वेरी करके उसका इफेक्ट स्टडी करना है बेसिकली. तो वेरिएबल एल लूप के थ्रू कैसे क्रिएट कर सकते हैं? ऐसे क्रिएट कर सकते हैं कि एक हम एल की कुछ वेरिएबल वैल्यूज का एक मैट्रिक्स बना लें, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक इंडेक्स पे फॉर लूप स्टार्ट करवा दें. क्लियर है? या कुछ डाउट है यहाँ पे कुछ और भी? फिर हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैटलैब का कोड करते हैं. ऑल क्लियर? फाइन. So let's go back to MATLAB. Instead of you know writing it all over again, I have created this file. I'll open that and explain it to you. That will save some time. I guess it's here. So CLC command क्या करता है? In previous sessions we have discussed it. CLC क्या करता है?
clears the screen. Yeah, right. And next, this clear all. The whole clear. Sorry, can you repeat? Okay. Anyways, let's try this. I'm sure most of you already know this, but even if somebody is not aware of it, let's do this thing. Clear L. If I type clear L in command window, what will it do? It will clear this variable L from workspace. Workspace is kind of temporary memory. ओके जहाँ से सारे वेरिएबल्स की वैल्यू जहाँ पे स्टोर होती है और यहीं यहीं से बेसिकली ये वाइल कंपाइलेशन वाइल रनिंग दिस प्रोग्राम ये सारे वेरिएबल्स की वैल्यू यहाँ स्टोर होगी और यहाँ से डायरेक्टली यूज हो जाएंगी कैलकुलेशंस में जहाँ पे भी रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो अगर हमें कोई पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू डिलीट करनी है, लेट्स से क्लियर एल, सो एल वेरिएबल यहाँ से अब चला गया, एल की वैल्यू यहाँ से डिलीट हो गई। एंड if we are using particular variables like I'm using R, F, V, ऐसा ना हो कि ऑलरेडी इनकी कुछ वैल्यू पहले से वर्क स्पेस में हो और वो वाली यूज हो जाए बाय मिस्टेक समहाउ। सो उस चीज को अवॉइड करने के लिए, उस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए इनिशियली जनरली हम प्रोग्राम्स में ये कमांड्स लिख लेते हैं CLC एंड क्लियर ऑल। इससे होगा क्या, एक आपकी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी CLC से और क्लियर ऑल से सारे वेरिएबल्स वर्क स्पेस से डिलीट हो जाएंगे। सो कोई प्रीवियस वैल्यू अगर पहले से सेव्ड थी सेम वेरिएबल नेम के साथ तो वो कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगी कैलकुलेशंस में। ठीक है, यहाँ पे आप जो भी वैल्यूज डिफाइन करेंगे वो वैल्यूज यहाँ पे स्टोर होंगी और वही वैल्यूज फिर कैलकुलेशन में यूज होंगे। सो दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग दिस फॉर नाउ। नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट, line number 3, as I said, we are going to create this variable matrix L with some varying values. Okay, so that's why we have created this matrix L1. और क्योंकि L की वैल्यूज जनरली मिली हेनरी रेंज में ही रहती है, that's why we have taken these lesser values so that waveforms are more sinusoidal in nature, so that आपको रियलिस्टिक लगे कि हाँ एक्चुअली जो आप स्टडी करते हैं थ्योरेटिकली वही चीज़ यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट हो रही है। और एल्स यू कैन यूज एनी वैल्यूज हेयर, बट उस केस में आपका वेवफॉर्म डिस्टॉर्ट होने के चांसेस हैं। इफ एल इज टू हाई सो आपके वेवफॉर्म साइनसोइडल नहीं रहेंगे, दिल गेट दैट डिस्टॉर्शन, कुछ रिपल्स आएंगे, कुछ डिस्टॉर्शंस आएंगे और वेवफॉर्म थोड़ा ट्रायंगुलर शेप में होने लगेगा। ठीक है, तो दैट्स देयर। सो इफ यू आर यूजिंग दीज वैल्यूज और स्मॉलर वैल्यूज रादर आई से, सो यू विल बी गेटिंग मोर साइनसोइडल वेवफॉर्म। सो L1 का एक वेरिएबल वैल्यूज के साथ हमने मैट्रिक्स क्रिएट करवा लिया। इस कमांड का मीनिंग क्या है कि L1 की जो वैल्यू होगी, फर्स्ट वैल्यू ये है 0.001 और 0.005 के इंक्रीमेंट के साथ नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 0.006 एंड देन 0.011 एंड सो ऑन अप टू 0.1। तो 0.1 तक L की वैल्यूज इंक्रीज होंगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी नीड टू नो कि इसमें ओवरऑल नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है इस वेरिएबल एल में, इस वेरिएबल इस मैट्रिक्स में बेसिकली। इफ आई डू दिस, either you can go to workspace and here you'll get more information like minimum value is this, maximum value is this, and values are in this range 1 to 20, or you can click on L1 and you'll get entire matrix जो भी values है, first value ये थी, second 0.006 थी, 0.0113 थी and so on। कितनी values हैं वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा, 20 वैल्यू तक है। और ये तो आपने डायरेक्टली देख लिया क्योंकि स्मॉल मैट्रिक्स था। अगर कोई बिगर मैट्रिक्स होगा तो वहाँ पे हम जनरली क्या यूज करते हैं, आइदर वी कैन यूज लेंथ or we can use size, but size will give two-dimensional entries, basically two entries, row number and column number, number of rows and number of columns. So NN gives 20, so it has 20 entries in it, so that's why we are using this command। Or you can use size also,
but in case of size you'll get two entries, so you need to know which entry you are going to pick for further calculations. Or you can use like end of L, so that will give last entry. So moving on, now you know variable, you have created this matrix of inductance with variable or variable entries, you can say. Next, you know size of this matrix. That is what we need for this loop. Okay. Next, you have created two void matrices. This is just to create some, to reserve some space in MATLAB for faster calculations. If your matrix's dimensions are too large, if your matrix size is very big, then it is always a good practice to create an void matrix first. That way, calculations are faster. Overall compilation is fast. So next, you are running this loop for LL, a new variable LL, that is, or you can use I also, but as we were using this variable name I here, that's why we have not used I here. Rather, we have created another variable LL that will run from 1 to NN, that is 20, 1 से लेके 20 तक L की सारी वैल्यूज के लिए ये रन करेगा. तो इनिशियली फर्स्ट इटरेशन में LL की वैल्यू क्या होगी 1, L1 की फर्स्ट एंट्री यानी कि 0.001 ये वैल्यू यहाँ से पिक हो गई और ये वैल्यू असाइन हो गई L में, L नाम के एक वेरिएबल में. तो इंडक्टेंस की वैल्यू इनडायरेक्टली हमने ये रख ली फर्स्ट इटरेशन में. R की वैल्यू 1 है, F की वैल्यू फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, B अगेन दिस. देन वी कैलकुलेटेड XL. ऑल दीज कमांड्स आर सेम एज प्रीवियस प्रोग्राम. सो टाइम हमने यहाँ पे कुछ डिफाइन किया है, 0 से लेकर 2 पाई रेंज का हम प्लॉट करवा रहे हैं, तो दैट रेंज इज मेंशन्ड हियर. नेक्स्ट वी नीडेड टू कैलकुलेट Z इम्पीडेंस, ओवरऑल इम्पीडेंस R प्लस J XL. XL की ये वाली वैल्यू आएगी इस वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग, L की फर्स्ट वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग. ठीक है, वो Z आपने कैलकुलेट किया और ये Z की फर्स्ट एंट्री में सेव हो गया क्योंकि LL की फर्स्ट वैल्यू क्या है 1 है. तो Z की फर्स्ट, Z नाम का एक मैट्रिक्स बनेगा और यू कैन से वेक्टर बनेगा सिंगल डायमेंशन. उसकी फर्स्ट एंट्री में L की फर्स्ट एंट्री के कोरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू स्टोर होगी Z की, सिमिलरली I की. देन यू कैलकुलेटेड मोड ऑफ दीज थिंग्स, वो वैल्यू यहाँ पे ट्रांसफर होगी, कोरस्पॉन्डिंग V और I कैलकुलेट हो जाएंगे ओवरऑल T रेंज पे, टाइम रेंज पे, और ये वाली वैल्यूज एक नए मैट्रिक्स में स्टोर हो जाएंगी फर्स्ट एंट्री पे. जब सेकंड इटरेशन होगी, लूप सेकंड टाइम रन करेगा, तो सेकंड एंट्री पे L की सेकंड वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग कुछ नई वैल्यू आएगी V की, कुछ नई वैल्यू आएगी I की, और वो सेकंड एंट्री पे सेव हो जाएगी. सिमिलरली फॉर थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन अप टू 20th. NN की लास्ट वैल्यू क्या होगी 20 होगी L के साइज के अकॉर्डिंग, L1 के साइज के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो L की 20 वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग हमने वोल्टेज निकाल लिए 20 और 20 ही करंट की वैल्यूज निकाल ली. क्लियर है यहाँ तक इस लूप से क्या हुआ? फाइनली फिर हमने बस इस वेरिएबल को प्लॉट करवाया है टी के रिस्पेक्ट में. उसका फर्स्ट कॉलम बेसिकली ये वाला वोल्टेज की जो फर्स्ट कॉलम में सारी वैल्यूज सेव थी, वो वाला हमने रो प्लॉट करवा दी विद ब्लैक कलर. देन ग्रिड ऑन, ग्रिड ऑन क्या करेगा, बेसिकली ग्रिड लाइंस आपकी शो होने लगेंगी फिगर में. देन यू हैव प्लॉटेड I first row, second or third in different colors. Title, X label and Y label. Let's run this program. Again, you can go select this zoom in option. So this is there. For variable L कुछ सैंपल ले लिए हमने 2-3, उन सैंपल के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं. ब्लैक कलर में आपका वोल्टेज प्लॉटेड है और डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट कलर्स के साथ आपके करंट की वैल्यूज हैं, करंट के सैंपल्स हैं. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन do this experiment using coding.
इसमें कुछ क्लियर नहीं है, कुछ स्टेप्स क्लियर नहीं है तो आप पूछिए अभी। देख लो इसको आराम से तसल्ली से, कुछ डाउट है तो फिर पूछो। वापिस ही कर दूंगा अभी लैपटॉप। क्लियर है सबको? सो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में बेसिकली आपको ये कोडिंग करनी है। यू कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज। ये सिंगल एल की सिंगल वैल्यू के लिए हमने ऐसे कोड किया था, सेम लॉजिक हमने यूटिलाइज किया लूप के अंदर यहाँ पे। ठीक है, बस उसको लूप में क्रिएट करवाया है ताकि एल की डिफरेंट वैल्यूज के लिए उसका इफेक्ट हम स्टडी कर पाए। फाइन, सो लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट है हमें यही सेम चीजें सिमुलिंक की हेल्प से करनी है परफॉर्म। ओके, सो to open Simulink, either you can open it from here, Simulink library, or you can directly write this command and it will open this library, Simulink library. Okay, next you need to go, as we are going to use these components R, L and overall voltage source and so on, these power system components. So we are going to use this particular library. You need to remember its name, Simscape. Go to Simscape, then go to Sim Power System Utilities, and here you will get these things like electrical sources. You can select AC current source, AC voltage source, and different elements, uh, RLC branch, different loads, dynamic load, neutral, जो भी आपको component required होंगे, surge arrestor, electrical related, वो सारे यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। 3-phase transformer, ठीक है, डिफरेंट मशीन्स, डिफरेंट मेजरमेंट डिवाइसेस, करंट मेजरमेंट के लिए, वोल्टेज मेजरमेंट के लिए, और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड। तो पावर सिस्टम बेसिकली इलेक्ट्रिकल की जो भी रिलेटेड है यूजफुल कंपोनेंट्स हैं सिमुलिंक के रिलेटेड, वो आपको इसी में मिलेंगे मोस्ट ऑफ दोस। ठीक है, और एक रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे रहता है, फॉर एग्जांपल इफ आई से, इफ यू सर्च हियर वोल्टेज, okay, as of now for voltage measurement it is showing only one result. Rather, let's say if I say search inductor, yeah, in inductor you are getting different options like mutual inductor from this particular library, sim RF library, simscape library, you have this inductor. So what I'm trying to say is you cannot mix component from two different libraries in your model. I repeat, you cannot mix components from two different libraries in your Simulink model. It will show error. If you are using this particular library, Simscape, you have to use electrical source from here only, electrical element from here only in this library, and as well as measurement devices from here only. If you directly search, it is possible that you will get components for measurement. You'll get, let's say, current measurement here also and some in some other library also, but you cannot mix those components कि आपने यहाँ से RLC लगा लिए सर्किट में और कहीं और से सोर्स लगा लिया किसी और लाइब्रेरी से, कहीं और से मेजरमेंट के लिए स्कोप लगा लिया, तो वो मॉडल आपका रन नहीं करेगा। आप अगर सिमस्केप लाइब्रेरी से कंपोनेंट्स उठा रहे हो तो सारे कंपोनेंट्स आपको यहीं से उठाने पड़ेंगे, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, यहाँ से फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, न्यू मॉडल।
तो ये न्यू मॉडल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। जो भी कंपोनेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं वो सर्किटरी बेसिकली आपको फिर प्लॉट करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो to create that particular circuit, as you have seen in this diagram, you need to have one voltage source, AC voltage source, R, L, and some measurement devices like voltmeter here in this branch, some ammeter for calculation of this current. Okay, so you need all these components. उनको अटैच कैसे करेंगे, लेट्स सी। तो यहाँ पे सिमुलिंक लाइब्रेरी में हमने अनटाइटल्ड वन, ये जो नई फाइलें क्रिएट करनी है वो ओपन कर रखी है। ठीक है, so first you need to have a source, so let's go to electrical sources, AC voltage source, drag and drop। ठीक है, AC voltage source आपने drag and drop कर लिया यहाँ पे। next you need to connect RLC branch, so go to elements, series RLC branch, drag and drop। you have two options, either you can use it as a whole, this complete branch, or you can say like convert it to simple resistance। Okay, or and then I guess you can copy and paste again, that option is also there, converted it into L. By default it is taking 1e minus 3 value for henries, in henries for inductance. What does it mean? It is basically 1 into 10 raised to power minus 3, so that means 1 millihenry. So by default it is taking 1 millihenry, that's fine for us. Let's take 2 ohms as we used there. For AC voltage source, double click on this particular element and you'll get this pop-up. So for peak value, let's say somewhere around 290, 60 hertz की बजाय 50 hertz कर देते हैं। Okay. Next, what do we need? Some connecting cables and some measuring devices for measurement purpose। ओके, सो मेजरमेंट पर्पस के लिए अब आपको बेसिकली वोल्ट मीटर चाहिए, वोल्टेज मेजरमेंट डिवाइसेस चाहिए। लेट्स गो टू मेजरमेंट्स and you can drag and drop voltage measurement. You can drag and drop again, or you can copy paste. Next you are going to use current measurement also. Let's drop it somewhere here. Afterwards we can connect it in circuit. What else we are going to use for to plot those waveforms? Afterwards we are going to need some display device. This is basically scope, so we'll need scope. Yeah, scope is there, and I guess you can change its not that.
Okay, I'll come to that later. I was trying to create multiple inputs for this. Anyways, what else do we need? Whenever you are using components from Simscape, you'll have to add this additional block. Okay, let's first connect it, and I'll search for that later. Okay, for to connect the circuit, you basically, drag and connect it with the other element in this way. Next, you can connect it with second element. Then for measurement of current in this branch, you can connect it here. Current measuring device. For completion of this circuit, you can select and drag this, or to resize as per your need. And then we are having this voltage measuring device. Okay, this will create that issue. First I'll delete it, and let's connect it first and then this branch. That's the issue with measurement devices. First you need to connect it with this terminal. Fine. So in parallel, we have connected this voltage measurement circuit. In series, we have connected this current measurement circuit. These are output port, which will go to scope basically. Okay. Here also we need to first remove this connection. Connect this measurement port. Then connect it with this circuit. You can resize it later. जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे आप इसको ड्रैग करके, अगर आपको सिमेट्री चाहिए कि दोनों लाइंस वर्टिकली अच्छी लगे देखने में, तो आप ऐसे कर सकते हो इसको कनेक्ट. ठीक है, तो एक वोल्टेज मेजरमेंट हमने इसके क्रॉस लगा दिया, एक वोल्टेज मेजरमेंट इसके क्रॉस लगा दिया. फाइन. करंट मेजरमेंट ऐसे लग रहा है. Now we need to increase its number of input ports, input terminals. That is increased somewhere here in settings. Okay, I'm forgetting this. कहाँ से इसके number of inputs increase होते हैं? As of now, I'll rather use my other model which I have already created.
ऐसे दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू डू देयर। नंबर ऑफ इनपुट पोर्ट्स इंक्रीज हो जाते हैं और उसके बाद सिंपली आपको ये वोल्टेज मेजरमेंट के जो आउटपुट थे वो स्कोप में इनपुट करवाने हैं, और सिमिलरली करंट मेजरमेंट से एक स्कोप में इनपुट हो जाएगा और एक इस वाले मेजरमेंट इनपुट से यहाँ पे स्कोप में इंक्लूड हो जाएगा। और एक आपको ये पावर जीआई बॉक्स ऐड करना पड़ेगा जब भी कंटिन्यूस टाइप का बेसिकली। जब भी आप सिमस्केप लाइब्रेरी से कुछ भी कंपोनेंट्स अगर यूज कर रहे हैं तो सिमुलिंक मॉडल को रन होने के लिए इसका होना जरूरी है। तो अगर एक बार ये सर्किट आपका कंप्लीट हो गया देन यू कैन डायरेक्टली रन इट। सो ये सर्किट हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसमें बस यही था कि स्कोप के नंबर ऑफ इनपुट टर्मिनल्स आप यहाँ से इंक्रीज कर दें समवेयर इन दिस सेटिंग्स। वो एक बार मैं बाद में आपको बता दूंगा देख के कहाँ से इंक्रीज किए थे। ओके, so as of now let's run this model. In command window it will show some warnings, ignore that. Go to scope and double click on it. यहाँ पे आपको बेसिकली वेवफॉर्म्स दिखेंगे। एक बार स्कोप को ओपन रखो और फिर से रन करो इसको। नाउ यू विल गेट दिस वेवफॉर्म्स। अब ये जो वेवफॉर्म्स आपके आए हैं इसको बेसिकली आपको रीसाइज करना है ताकि आप ठीक से देख सको इसको। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑटो फिट पे एक बार, ऑटो स्केल पे एक बार क्लिक करो। ओवरऑल आपके वेवफॉर्म्स ऐसे आ गए। अगेन गो टू जूम, सिलेक्ट अ पर्टिकुलर पोर्शन। तो उतने टाइम पीरियड के आपको वेवफॉर्म्स यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे स्कोप में। ठीक है, क्लियर है। सोर्स वोल्टेज और ब्रांच वोल्टेज यहाँ पे सेम वेवफॉर्म आ रहा है। दैट्स बिकॉज कि जो सोर्स है इट इज बेसिकली वोल्टेज जो इसके अक्रॉस मेजर कर रहे हैं वो सेम है जो इस पूरी ब्रांच के अक्रॉस मेजर हो रही है। बोथ द वोल्टेजेस आर सेम, बोथ द वोल्टेज आर इन पैरेलल, इनडायरेक्टली इन पैरेलल यू कैन से। अगर हम किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करते तो वो अलग आती, बट ओवरऑल जो ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज मेजर कर रहे हैं एज ऑफ नाउ इट विल कम आउट टू बी सेम एज source voltage. So that's why these both these waveforms are same. बट अगर आप माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे करंट वेवफॉर्म का जीरो एग्जैक्टली वहाँ पे नहीं है, कुछ लैग है। इसको फिर से एक बार थोड़ा चेंज करके देखते हैं। आप अगर इंडक्टेंस की वैल्यू यहाँ पे बढ़ा देंगे तो दैट लैग विल इंक्रीज। जैसे 1 मिली हेनरी की जगह हमने 3 मिली हेनरी कर लिया और फिर से इसको रन करते हैं मॉडल को। Again auto scale, again go to zoom and select a particular portion. If you will observe the zero here and zero of this component is lagging by this much. So जो branch current है that is basically inductive in nature, that's why it is lagging behind the voltage. क्लियर हुआ सभी को कैसे करना है सिमुलिंक में? कोडिंग के थ्रू कैसे करना है और सिमुलिंक के थ्रू कैसे करना है? इनिशियली जो सर्किट बना रहा था मैं वो ये था। अगर आप कंपोनेंट्स डिफरेंट अलग अलग लगाएंगे तो भी ठीक है, अदरवाइज सिंगल कंपोनेंट लगा रहे हो तब भी ठीक है। सीरीज आर एल है, कैपेसिटेंस की वैल्यू हमने जीरो रख ली, आर और एल की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी, दोनों में सेम रिजल्ट्स आएंगे। ओके, कैन समबडी रिस्पॉन्ड? क्लियर है चीजें? ओके, दैट्स गुड। मेरे मॉडल पेज पे इसके रिगार्डिंग दो क्विज हैं आपके, एक नेटवर्क्स का, नेटवर्क एनालिसिस लैब का, और एक सॉफ्टवेयर लैब का। तो एक मैटलैब पे बेस्ड होगा
और एक आपके थ्योरम्स पे बेस्ड होगा, नेटवर्क थ्योरम्स पे बेस्ड होगा। उसके रिलेटेड डिटेल्स मॉडल पेज पे अपडेटेड है, टाइमिंग एंड ऑल। टाइमिंग के रिगार्डिंग किसी को कुछ इशू है तो पहले एडवांस में बता दो। हो पाया तो उसको चेंज कर लेंगे, अदरवाइज टाइमिंग अगर आप लोगों के लिए कंफर्टेबल है तो उस टाइम पे वो क्विज ओपन हो जाएगा। ठीक है, वो क्विज मैंडेटरी रहेगा सभी के लिए, उसके मार्क्स आपके फर्दर कैलकुलेशन में, परफॉर्मेंस एवेल्युएशन में यूज होंगे। और फाइल्स अब आप लोग सबमिट करना शुरू कर दो अगर ऑलरेडी नहीं किया है। मैटलैब की भी फर्स्ट 2 एक्सपेरिमेंट्स इस वीक में करने हैं, उसके बाद ये थर्ड एक्सपेरिमेंट है। इससे रिलेटेड अगर आप लोगों के पास है सिमुलिंक वगैरह तो वेल एंड गुड। आप ओवरऑल मॉडल बना के उसको सेव करके इसका स्नैपशॉट इंक्लूड कर सकते हो, और एल्स आपको फिर सर्किट ड्रॉ करके और उसका एक्सप्लेनेशन, बाकी जितना एक्सप्लेनेशन है वो सारा इंक्लूड करना पड़ेगा, टाइप करके या ड्रॉ करके। कुछ डाउट्स हैं तो पूछो, और एल्स अभी टाइम है ना, आई गेस 3:20 या फाइन। सो सभी लोग अभी एक बार अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो चैट बॉक्स में। और अगर किसी को कल वाले नेटवर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस का कुछ पूछना है तो वो भी पूछ सकता है। हम्म। सर सर वो जो मतलब मूडल पे आपने जो पहले लैब रिपोर्ट सबमिशन डाले हैं तो उसमें वो पहला इंट्रोडक्शन टू मैटलैब और दूसरा इंट्रोडक्शन टू सिमुलिंक करना है ना, या फिर कुछ और करना है उसमें? नहीं, पहला इंट्रोडक्शन टू मैटलैब, हाँ, और दूसरा इंट्रोडक्शन टू सिमुलिंक। अभी ये दो इस वीक हो जाने चाहिए, फिर एक प्रैक्टिस बना लो, बाकी भी करना ही है। ओके सर। ठीक है। मॉडल पे आज कोई अटेंडेंस क्विज नहीं होगा, और जो क्विज है उसकी टाइमिंग मैंने मेंशन कर दी है, 22 को क्विज होगा। अटेंडेंस आप लोग यहीं मैसेज में टाइप कर जाओ और वो क्विज टाइमली दे देना फिर। रेस्ट ऑफ यू कैन लीव द मीटिंग नाउ, और अगर किसी को वो कल वाले क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं सो यू कैन स्टे। Okay, I'll open that file.
So one question was this, इसमें आपको RL फाइंड करना था और PL मैक्स फाइंड करना था। किसी को डाउट है तो एक्सप्लेन करूँ ये, और एल्स अगर आपका हो गया तो फाइन, वी कैन गो टू क्वेश्चन नंबर 4। नो रिस्पांस, ओके, सो मतलब हो गया सभी का। फाइन, आई क्विकली एक्सप्लेन द मेथडोलॉजी कैसे करना है। इनिशियली आपको ये सर्किट आपको एक थेवेनिन्स इक्विवेलेंट मॉडल में आपको रिड्यूस करना पड़ेगा सर्किट। सो उसके लिए आरएल को सर्किट से हटा दो, लोड ब्रांच को सेपरेट आउट कर लो और आरटीएच निकाल लो। तो आरटीएच जब भी निकालेंगे इस आरएल को हटाने के बाद, इस साइड से सर्किट को आप देखेंगे तो आरटीएच निकलेगा इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस। सो आरटीएच निकालते हुए हम क्या करते हैं, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करते हैं और करंट सोर्स को ओपन सर्किट करते हैं, राइट। सो यू कैन रीड द सर्किट 5, 10, 5 ohms, 10 ohms, 10 ohms. This voltage source is short circuited. This terminal is ओपन सर्किटेड। करंट सोर्स था यहाँ पे तो उसको ओपन सर्किट कर दिया, तो ये बेसिकली यही टर्मिनल हो गया। तो यहाँ पे हमें सर्किट का आरटीएच फाइंड करना था। सो आरटीएच क्या होगा, 5 और 10 ओम का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना आ जाएगा, 5 एंड 10 का पैरेलल कॉम्बिनेशन 5 इंटू 10/15, 10/3। ये 10/3 जो पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करके सर्किट बनेगा। सो this will be something like this, 10/3 and 10 ohms in series. So overall RTH can be written as 10/3 plus 10, 40/3, this much ohms. So this was your RTH. Next you need to calculate VTH। VTH कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस नोड पे KCL लगा दो। लेट्स से यहाँ का वोल्टेज है V। So if I use KCL on this node, so you can say current is entering from this branch to this node, and here you can assume direction of current like this। इस ब्रांच से करंट आ रहा है और बाकी दो ब्रांचेस में करंट जा रहा है। तो यहाँ पे हम ग्राउंड पोटेंशियल एज्यूम करेंगे, ग्राउंड के रेफरेंस के रिस्पेक्ट में इसका पोटेंशियल नोड का V है। तो इसमें जो ब्रांच करंट फ्लो करेगा एज पर KCL, you can write 20 minus V upon 5. This current will be, incoming current will be equal to sum of these two outgoing currents. So you can write here current will be V minus 0, ground potential V minus 0 by 10. So you can directly write V by 10 plus in this branch current will be as you can see 4 ampere current is flowing in this branch, क्योंकि हमने ये ब्रांच तो रिमूव कर दिया है सर्किट से, तो यहाँ पे तो ओपन सर्किट है, ठीक है। तो ये 4 एम्पियर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, बट डायरेक्शन हमने जो रेफरेंस मानी है वो ऐसे है, तो उसका अपोजिट है डायरेक्शन ऑफ फ्लो। सो दैट्स व्हाई विल टेक नेगेटिव साइन, -4 एम्पियर इस ब्रांच में जो करंट फ्लो करेगा, ठीक है। यहाँ से आप ओवरऑल सोल्व कर लो। सो V की वैल्यू बताओ क्या आएगी, यहाँ से V की वैल्यू कुछ आएगी, V की वैल्यू जो भी फाइंड आप करोगे यहाँ से। सो VTH क्या होगा, नेक्स्ट VTH होगा इस टर्मिनल पे जो पोटेंशियल आएगा दैट विल बी VTH। और वो क्या होगा, दैट मीन्स कि करंट सोर्स के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो VTH होगा। दैट मीन्स ये वोल्टेज आपको पता लग गया V, यहाँ से आ गया इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके, इस इक्वेशन को सॉल्व करके। इसके अक्रॉस जो ड्रॉप है वो कितना है, 4 एम्पियर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। सो पॉजिटिव, नेगेटिव,
40. This much drop is there. So यहाँ पे जो VTH आएगा, VTH क्या होगा? VTH will be V plus 40. ये आपका VTH आ जाएगा यहाँ से. सो एक बार अगर आपके पास VTH आ गया, VTH आप यहाँ पे इंक्लूड कर लो, RTH आपके पास इंक्लूड है सर्किट में, और अब वापस से लोड ब्रांच को कनेक्ट कर दो सर्किट में. RL, सो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होने के लिए लोड में, नाउ यू कैन राइट द कंडीशन RL शुड बी इक्वल टू RTH, एंड जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा वो क्या होगा? VTH स्क्वायर बाय, रादर इस अप्रोच में आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो तो इसको छोड़ दो, डायरेक्ट फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है. आप सिंपली एक काम किया करना, हमेशा इस ब्रांच का करंट निकाल लो. ये अप्रोच कभी गलत नहीं होगी किसी क्वेश्चन में. इस ब्रांच का करंट निकाल लो. करंट विल बी VTH अपॉन इन दोनों रेजिस्टेंसेस का सम, दोनों रेजिस्टेंसेस सेम है, सो वी कैन राइट ट्वाइस ऑफ RTH. और इसके क्रॉस अब पावर चाहिए थी, ये जो PL हम यहाँ पे लिख रहे थे, सो PL विल बी I square into RL, or you can say RTH, as both the resistances are equal for maximum power transfer. ठीक है, so it will be VTH square by 4 RTH. ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है. अगर डायरेक्ट लगाना चाहो और एल्स यहाँ पे करंट का एक्सप्रेशन आ जाएगा, इनकी वैल्यूज पुट करके उसको फिर I square RL या I square RTH कर दो, यहाँ से आपके पास पावर आ जाएगा. ठीक है, तो ये आपको कैलकुलेशंस करनी थी सिंपल थर्ड वाले एग्जांपल में. क्लियर है? कुछ डाउट है तो इसमें पूछ लो अभी. सो इसका आंसर आएगा आपका RTH वाज 40/3, एंड जो पावर मैक्स होगा दैट इज 250/3 वोल्ट. दिस पावर PL max, this will come out क्लियर है? कुछ डाउट है तो पूछ लो. ठीक है, ओके. कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट पे चलते हैं. लास्ट क्वेश्चन जो था, फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या गिवन था कि सर्किट इज डिलीवरिंग मैक्सिमम पावर. सो वी कैन redraw the circuit. This was given as 100 volt, 10 ohms, 20 ohms, 37.5 volt, and another resistance here of R. ठीक है, और इस क्वेश्चन में आपको गिवन था कि ये डॉटेड पोर्शन, बेसिकली ये पूरा पोर्शन लोड है. This complete assembly is load and circuit is delivering maximum power to load. This was given. ठीक है, सो इस सर्किट को कैसे सोल्व करेंगे? अब इसमें डायरेक्टली आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि RL इज इक्वल टू RS, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल आपको RL नहीं पता, वही बेसिकली इनिशियली फाइंड करना है हमें. सो लेट्स से इस कंप्लीट असेंबली का जो रेजिस्टेंस है दैट इज, लेट लोड रेजिस्टेंस इज RL, load resistance. So we can redraw the circuit as, यहीं पे कर देता हूँ. चलो,
100 volt, 10 ohms, and this whole assembly is represented by RL. ठीक है, वो हमने अभी के लिए assume कर लिया. So अब यहाँ पे वो maximum power transfer क्योंकि कर रहा है, तो you can say RL will be equal to RS, which is nothing but 10 ohms. ठीक है, और जो लोड के क्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो क्या आएगा, VL, दैट विल बी, क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो 100 वोल्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 50. और यू कैन गो बाय फॉर्मूला, पहले आप उसका करंट फाइंड कर लो, वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, दिस मच करंट इज फ्लोइंग, और ये करंट इनटू इसका रेजिस्टेंस विच इज 10, तो इतना इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा. दैट मीन्स कि 50 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है लोड के क्रॉस. ठीक है, सो कमिंग बैक टू दिस सर्किट नाउ. अब इस कंप्लीट असेंबली पे अगर 50 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है, सो वी कैन राइट here पॉजिटिव एंड नेगेटिव. इस ब्रांच के अक्रॉस 50 वोल्ट का ड्रॉप आएगा. सिमिलरली क्योंकि ये ब्रांच पैरेलल में है, सो इस ब्रांच पे भी यू कैन से इस सेंस में 50 वोल्ट का ड्रॉप आएगा. यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव. ठीक है, क्योंकि पैरेलल में ब्रांचेस कनेक्टेड है. अगर इस ब्रांच में 50 वोल्ट का ड्रॉप है तो 50 वोल्ट डिवाइडेड बाय 20 ohms, इसमें करंट कितना फ्लो करेगा, 50 by 20, that means 2.5 ampere current is going in this branch. ठीक है, voltage divided by its current, branch voltage divided by branch resistance, sorry, so it will give branch current. So 2.5 ampere का current यहाँ पे जा रहा है. फाइन. और ओवरऑल आपका करंट कितना आ रहा था, ओवरऑल 100 वोल्ट से पूरी असेंबली में करंट था 100 बाय दिस 20, दैट मीन्स सर्किट करंट कितना है 5 एम्पियर. सो सोर्स इज सप्लाइंग 5 एम्पियर. 5 एम्पियर से 2.5 अगर इधर चला गया तो यहाँ पे कितना बचा 2.5 एम्पियर. ठीक है, इस ब्रांच में 2.5 एम्पियर. यहाँ पे ओवरऑल इसके अक्रॉस वोल्टेज है 50 वोल्ट कंप्लीट वोल्टेज. सो दिस 50 वोल्ट can be written as sum of voltage drop across this resistance, let's say VR, जो इसके क्रॉस कुछ ड्रॉप है वो, प्लस जो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप है बट इसकी पोलैरिटी उल्टी है, यहाँ पे जो ड्रॉप आएगा वो सेम सेंस में आएगा जो कि 50 वोल्ट की पोलैरिटी के साथ होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है. करंट अगर रेजिस्टर में जा रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा वोल्टेज ड्रॉप. ये पोटेंशियल होगा VR. सो VR पॉजिटिव क्योंकि करंट के सेंस में है, देन इसका पोलैरिटी रिवर्स है तो इसका साइन क्या आएगा नेगेटिव. ठीक है, तो यहाँ से आप VR निकाल सकते हो. दिस इज नथिंग बट वोल्ट. ये V कोई वेरिएबल नहीं है, ये वोल्टेज है, तो इसको लिखो ही मत कैलकुलेशंस में ताकि कंफ्यूजन ना हो. सिंपली दिस. सो VR विल बी 87.5 दिस मच वोल्ट. सो अगर आपके पास यहाँ पे अगर आपने निकाल लिया कि VR कितना है, तो अब आप इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हो क्योंकि करंट ऑलरेडी पता है. सो रेजिस्टेंस विल बी VR by IR 87.5 डिवाइडेड बाय 2.5 एम्पियर का करंट इसमें जा रहा था. ठीक है, तो ये सॉल्व करके आएगा आपके पास 35 ohms. ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि इस रेजिस्टर के अक्रॉस कितना पावर एब्जॉर्ब हो रहा है, power delivered to R, that was asked in this question. So you were asked PR. PR is nothing but IR square into R. ठीक है, IR is 2.5 whole square into R is 35. So this will come out to be 218.75 watt.
this much. I hope clear होगा. Is it clear to everyone? Yes, sir. Okay, ठीक है अनुज, ठीक है मजीद. आई होप कुछ फ़ायदा ही होगा. ये कंपटीशन में इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे. एनीवेज चलो ठीक है. कुछ डाउट है किसी को तो पूछ सकते हैं, और एल्स यू गाइस कैन लीव द मीटिंग. इस टाइप के क्वेश्चंस आप खुद से प्रैक्टिस करो. जितना प्रैक्टिस करोगे अच्छा है. Fine. Okay, I'll end the meeting now.